नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर, आप सब लोग को फिर से स्वागत है आज के इस ऐप में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये है पेपर टू का चैप्टर वन दैट इज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है टॉपिक? दैट इज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा एक चीज है, देखिए हमने जो प्रीवियस टॉपिक है, ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियनाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस, ये चीजें जो है हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन तो टोटली कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो है लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल भी ऑलमोस्ट 80% हमने प्रीवियस चैप्टर पे कवर कर चुके हैं। अभी जो टॉपिक बचा है थोड़ा सा ये लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में, और उसके बाद जो है विल डिस्कस अबाउट द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, जो रेलिवेंट है यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जितना रेलिवेंट है उतना हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज जो है ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, और अगला क्लास में विल डिस्कस अबाउट द फिलोसॉफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, बट टुडे विल डिस्कस दिस थिंग्स। लीगेसी से लेकर हम लोग जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल में हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे साइमन कमीशन तक। हालांकि मैं साइमन कमीशन भी डिस्कस कर चुका था, बट उसको फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका फ्लो बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन क्या है? व्हाई इट्स नेम एज द साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन जो है ब्रिटिशर का एक रिप्रेजेंटेटिव थे, चेयरमैन थे। जब कमीशन बनाया गया उसमें टोटल 7 मेंबर थे, और 7 में से जॉन साइमन जो है उसके चेयरमैन थे, और उन्हीं के नाम पे ये कमीशन बना है, इसलिए उसको साइमन कमीशन कहा जाता है। हालांकि सबसे दुर्भाग्य वाली बात है कि जो टोटल मेंबर 7 के 7 जो मेंबर थे वो जो है ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। उसमें इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। नॉट ए सिंगल मेंबर वाज इंडियन, एंड दैट वाज द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द साइमन कमीशन। क्योंकि उससे पहले देखो, समझते हैं, उससे पहले एक एक्ट आया था जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1919 भी कहा जाता है, और उसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में कहा। उसमें क्या सिस्टम था? उसमें जो है डायरची सिस्टम वास्ते है, डायरची सिस्टम ऑफ द डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वास्ते, ठीक है। और उसमें कई सारे रिफॉर्म ऐसे थे जो इंडियन को पसंद नहीं आ रहा था। जैसे कि एक होती है कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। एक होता है यहाँ पर जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस की बात हो रही थी, मतलब हिंदू अपना लीडर हिंदू चूज करेंगे, मुस्लिम अपना लीडर मुस्लिम चूज करेंगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हिंदू जो है अपना लीडर वो खुद चूज करेंगे, और मुस्लिम जो है अपना लीडर खुद चूज करेंगे। मतलब यहाँ पर जो है धर्म के आधार पर लीडर चयन होगा। तो ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर ये पॉलिसी, वैसे तो 1919 में आया था, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में आया था, बट जानबूझकर उसको कंटिन्यूअसली करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जब तक अलग रहेंगे तब तक जो पॉलिसी है ना, डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी था ब्रिटिशर्स का, डिवाइड एंड रूल, फुट डालो एवं शासन करो। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है? फुट डालो एवं शासन करो। तो जब तक हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होते रहेंगे तब तक वो इंडिया के ऊपर इजीली रूल कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज कर सकते हैं। इसलिए वो हमेशा चाहते थे दोनों का अलग अलग किया जाए, डिवाइड एंड रूल किया जाए, ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रहें और ब्रिटिशर उनके ऊपर रूल कर पाए। यही उनका मकसद था, हमेशा से मकसद था। तो जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1919 था, वो डायरेक्टरी सिस्टम था, और उसके साथ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, जो हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात हो रही थी, तो ये उसको खत्म करना चाहते थे, और इंडियन कई सारी चीजों पे सपोर्ट नहीं थे। तो उसको चेंज करने के लिए साइमन कमीशन की गठन हुई थी। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन 1927 में बना है, बट साइमन कमीशन भारत जब आया था 1928। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एस्टैब्लिश्ड पूछा जाए, देखो ध्यान रखिएगा, एस्टैब्लिश्ड पूछा जाए तो 1927 होगा, बट केम टू इंडिया आए थे
1928 में। तो साइमन कमीशन टोटल जब बना था, टोटल उस टाइम पे 7 मेंबर थे और सभी के सभी सदस्य जो है ब्रिटिशर्स थे उसमें, इसलिए उसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इंडियंस मेंबर को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इंडियन चाहते थे कि कोई भी अगर इंडिया के लिए रिफॉर्म बने तो इंडियन होना जरूरी है। अगर इंडियन रिफॉर्म में नहीं रहेंगे, कमीशन के हेड नहीं रहेंगे या मेंबर नहीं रहेंगे तो कैसे इनकी बातें सुना जाएगा। उसका मतलब तो ये हुआ कि मॉरलेम इंटू रिफॉर्म में जिस तरह का मतलब आप अत्याचार कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे, वही करोगे आप साइमन कमीशन में भी। आपने तो इंडियन को शामिल ही नहीं किया। दैट्स व्हाई इंडियन रिजेक्टेड द कमीशन कि हमें नहीं चाहिए कमीशन, तुम वापस जाओ। इसलिए उन्होंने नारा भी लगाया था, साइमन गो बैक, वी डोंट वांट साइमन कमीशन, यानी कि साइमन गो बैक। तो यहाँ पर देखो 7 मेंबर्स कमीशंस, नो इंडियंस। तो 7 के 7 मेंबर जो है ब्रिटिशर्स थे, इसलिए उसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए उसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो नो इंडियंस वर इंक्लूडेड एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंक्वायरी अबाउट द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट, जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है, उसके ऊपर वो देखरेख करना था या फिर उसके ऊपर सुधार लाना था, एक्चुअली उसके ऊपर जो है चेंजेस लाना था, ठीक है। अब देखो इंडियंस ने पूरी तरह से ऑब्जेक्ट किया था, क्योंकि रीजन क्या है, व्हाई इंडियन वर एवोल्यूशन ऑफ द डायरची सिस्टम। तो डायरची सिस्टम जो था, डायरची मतलब डबल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल का अलग होगा, स्टेट का अलग होगा। तो कहने के लिए तो अलग था, लेकिन ब्रिटिशर ही रूल करते थे, ठीक है, तो उसको खत्म करना। देन एक्सटेंशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो हर एक चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और हमारी ठीक से काम करे, ठीक है। उसके साथ जो है कम्युनल कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस की बात हो रही थी, उसका विरोध हुआ था। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट मतलब रजवाड़ा, मतलब प्रिंसली स्टेट रजवाड़ा थे, उनमें अलग से फेडरेशन होगा। तो ये सब चीजें थी। अब देखो अबाउट बॉयकट, बॉयकट बॉयकट रीजन देखो, पहला क्या है, रिपोर्ट रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू कंसिडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद वहां के चेयरमैन कौन थे, सर जॉन चेयरमैन थे। सबमिटेड रिपोर्ट ऑन 1930, हालांकि 1930 में रिपोर्ट सबमिट हुआ था और ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन थे और 7 मेंबर थे, उसमें केवल ब्रिटिशर्स ही थे। एंड ऑल वर ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड 2 years बिफोर द शेड्यूल। देखो यहाँ पर बॉयकट करने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है, ऑल द मेंबर्स वर द इंडियन, वर द ब्रिटिशर्स, इसलिए उसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इंडियन शामिल ही नहीं थे, इसलिए टोटली इंडियन रिजेक्ट कर दिया था। और अपॉइंटेड 2 years बिफोर द शेड्यूल, शेड्यूल होने से 2 साल पहले ही अपॉइंट हो गया था, इसलिए इंडियन उसको सपोर्ट नहीं किए थे और बॉयकॉट किए थे। क्लियर है। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का इम्पैक्ट क्या हुआ था, व्हाट वाज द इम्पैक्ट। देखो पहला सबसे बड़ी चीज है कि साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, काले झंडे दिए गए थे उसके खिलाफ। भगत सिंह आए थे, सुखदेव आए थे, इवन बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर जो है उस टाइम पे उसको बॉयकट किए थे पूरी तरह से, ठीक है। लाल बाल पाल जितने भी गरम दल के नेता है पूरी तरह से बॉयकट किए थे साइमन कमीशन, ठीक है। और साइमन कमीशन को बैक का नारा लगा था और साइमन कमीशन जो है पूरी तरह से फेल्ड हो गया था। तो उसके बदले में जो आया था अगला जो चीजें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, भारत अधिनियम कानून 1935। हालांकि उसके बदले में जो ये एक्ट आया था, भारत के संविधान का ये एक तरफ से रूफ रेखा था, ये जिसको कहा जाता है प्रीलूड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत का संविधान जब गठन हुआ था 1950 में बना था, ठीक है, तब ज्यादातर चीजें उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स वर देयर, तो उसमें से करीब करीब 200 आर्टिकल दैट वाज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, यानी कि 50% और मोर देन 50% ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया, ठीक है। हालांकि हमने ब्रिटिशर से लिए हैं, हमने यूएसए से लिया है, रशिया से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, फ्रांस से लिए हैं, तो बहुत सारे कंट्री से भी लिए हैं, बट मैक्सिमम चीजें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिए हैं, क्योंकि ये ज्यादातर हमें इंडियन को समझता था और इंडिया के हिसाब से करता था। हालांकि उस टाइम पे तो संविधान नहीं बन पाया, बट हमारा संविधान जब हुआ वहां से ज्यादा, दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट। बट उससे पहले देखो impact of the Simon Commission is recommend the abolition of the diarchy, abolition of diarchy के बारे में recommendation किया, and setting of
a representative government in the provinces और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस मतलब एक तो डायरची को खत्म करने की बात हो रही थी और दूसरा है कि स्टेट में, प्रोविंसेस मतलब स्टेट में जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होने की बात कर रहे थे। दूसरा क्या है, इट ऑल्सो रिकमेंडेड द रिटेंशन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स। अब ये बात कर रहे थे रिटेंशन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे। देखो कम्युनल इलेक्टोरेट्स मतलब अभी मैंने समझाया था, हिंदू अपना लीडर हिंदू चूज करेंगे, मुस्लिम अपना लीडर मुस्लिम चूज करेंगे, जो कि इंडियंस नहीं चाहते थे। खासकर जो बड़े बड़े लीडर है वो नहीं चाहते थे, क्योंकि ये भारत को तोड़ने की बात है, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात है। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे तो ब्रिटिशर को रूल करने में आसानी होगी, जिसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा गया। तो उसके खिलाफ थे इंडियंस। इंडियन नहीं चाहते थे कि इस तरह का बंटवारा हो। तो ये उसी को जो 1919 में, हालांकि 1909 में ये आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और ये अभी बात हो रही है 1919 में, उसमें रिटेंशन की बात हो रही है, दोबारा से उसको रिटेंशन की बात हो रही है। तो ये चीज नहीं चाहते थे, ठीक है। हालांकि उसी के बदले में फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आया, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 क्या था, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि अब तक बहुत सारे एक्ट आए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं, देन मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसके बाद भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है। साइमन कमीशन आया था उससे पहले, लेकिन सबसे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रेलिवेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक्ट है, वो है भारत अधिनियम कानून 1935 का, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। उसका रीजन मैंने बता दिया था, हम लोग का संविधान जब हुआ था 50% से ज्यादा जो है यहाँ से ही लिए गए थे। उस टाइम पे नो डाउट एक्ट नहीं बन पाया था, बट भारत का संविधान जब हुआ था, तो अब देखिए देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें थी। देखो फर्स्ट है 6 बायकैमरल लेजिस्लेचर विद द रेस्ट्रिक्शन। अब देखो एक होता है बेटा यूनिकैमरल, यूनिकैमरल, और एक होता है बायकैमरल। बायकैमरल का मतलब है जहां पर दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं। यूनिकैमरल का मतलब जहां पर वन हाउस होते हैं। वन हाउस का मतलब जैसे कि जहां पर केवल विधानसभा, ओनली विधानसभा, ध्यान रखिएगा, ओनली विधानसभा, केवल विधानसभा, सिंगल हाउस होता है। और यहां पर दो हाउस का मतलब बेटा विधानसभा प्लस विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा प्लस विधान परिषद, दो हाउस होते हैं जहां पर, ठीक है। तो उस टाइम पे 6 बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। कहां कहां पे, बंगाल पे, बॉम्बे पे, मद्रास पे, आसाम पे, बिहार पे, यूनाइटेड प्रोविंसेस पे। सो 2 बाइकैमरल स्टेट जो है बनाया गया। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट बाइकैमरल। आज के डेट में जो बाइकैमरल स्टेट वगैरह है, जैसे कि आज के डेट में बाइकैमरल स्टेट वगैरह देखो, सिंपल तरीका में बता देता हूं, आपको याद रहेगा। टीबी, जुखाम, हालांकि ये था, अभी जम्मू कश्मीर जो है वो हट गया है, अब नहीं है। लेकिन टीबी उकाम कर सकते हो, पहले जुकाम हुआ करता था, अब उकाम कर सकते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर, ये देखो, टी फॉर तेलंगाना, बी फॉर बिहार, जे पहले हुआ करता था बेटा जम्मू कश्मीर, बट अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यू फॉर उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटका, कर्नाटका, के फॉर कर्नाटका, देन ए फॉर आंध्र प्रदेश, और एम फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीबी, टीबी, ठीक है, टीबी। और ये क्या था, जुखाम था पहले, जुखाम। जे हालांकि अभी नहीं है। टी फॉर तेलंगाना, बी फॉर बिहार, जी हालांकि अभी आज के डेट में नहीं है। यू फॉर उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटका, ए फॉर आंध्र प्रदेश, और एम फॉर महाराष्ट्र। यानी कि आप जो कर सकते हो, टीबी, टीबी हो गया, और जुखाम की जगह पे उकाम कर सकते हो, उकाम, टीबी उकाम। पहले जुखाम हुआ करता था, इजीली याद रहेगा, बट जे आज के डेट में नहीं है। समझ गए? ये नीचे कमेंट करके बताओ आप, टीबी जुखाम लिखो। चलिए
तो ऐसे निमोनिक टेक्निक जो है बीच बीच में होना चाहिए ताकि आपको चीजें जो है आसान लगे। एनीवे समझ में आ रहा है चीजें। हाँ, तो उस टाइम पे भी ये जो है बाइकैमरल की बात हो रहे थे, ठीक है। चलो उसको जो है इरेज कर देते हैं, नया लाते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ फाइन। अरे एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अभी उसकी बात हो रही थी 6 बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात हो रही थी, वो है बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, आसाम है, बिहार है एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस है, ठीक है। उसके बाद देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में और एक चीज बात होती है, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज 10% ऑफ द पीपल, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज 10% ऑफ द पीपल। और उसके बाद क्या है, देखो यहां पर बात हो रही है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, किसको मिलेगा, एससी को मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट को मिलेंगे, लेबरर को मिलेंगे और महिलाओं को भी मिलेंगे, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है, जब साइमन कमीशन की बात हो रही थी कि ये जो मीनिंग है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये जो मीनिंग है उसका मतलब क्या, व्हाई डू अंडरस्टैंड बाय द सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स हिंदू और मुस्लिम में क्या है, अब जैसे कि मुस्लिम्स लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला था 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के हिसाब से, यानी कि उनका इलेक्शन अलग होगा, फिर उनके लिए अलग से रिजर्वेशन, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन मिलेंगे, उनका लीडर जो है अलग से वही लोग चूज करेंगे, ठीक है। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब यहाँ पर है उनका मेनली दैट इज रिलेटेड टू इलेक्टोरेट्स, मतलब दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस। उनका लीडर जो है खुद ही चूज करेंगे, फिर रिजर्वेशन भी डिमांड करेंगे, उनका इलेक्शन अलग होगा, ठीक है। तो जिस तरह का हिंदू मुस्लिम का 1909 में किया गया था, यहाँ पर बात हो रही थी कि जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनका भी इलेक्शन अलग होगा, उनके लिए भी रिजर्वेशन की डिमांड होगी, उनका भी अलग से लीडर होगा। उसके बाद जो लेबरर हैं उनके लिए भी ऐसा किया जाएगा, सेम चीजें। और उसके बाद महिलाओं के लिए भी आरक्षण होंगे, महिलाओं का इलेक्शन भी अलग होगा, महिलाओं के लीडर भी अलग होंगे। मतलब ये एक तरफ से देखो यहाँ पर जेंडर मेल और फीमेल, यहाँ पर जो है कास्ट एससी, ठीक है, ये कास्ट के हिसाब से, पहले तो धर्म के हिसाब से हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की उन्होंने, अभी जो है कास्ट के हिसाब से और जेंडर हिसाब से की भी बांटने की कोशिश की। तो ये चीजें भी एक तरफ से हमें पसंद नहीं आया था। उसके बाद देखो कंपोजिशन ऑफ द एक्ट, एक मतलब उन्होंने एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में एक संविधान उन्होंने पेश किया था जिसमें जो है 10 शेड्यूल थे, 321 सेक्शन थे, 321 सेक्शन थे, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद जो है प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। उसके बाद इसी एक्ट के अंदर ही जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1934 में आया था, वो 35 में होता है ये, ठीक है। उसके बाद जो है एबोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका एबोल्यूशन होगा, उसका जो है एंड हो जाएगा, ठीक है, एबोल्यूशन होगा। देन रेड पेन कर लेते हैं, ओके। देन उसके बाद जो है प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशंस, मतलब प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट, जो प्रोविंसेस मतलब नॉर्मल स्टेट है, प्रिंसली स्टेट का मतलब है रजवाड़ा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब जो रजवाड़ा है, रजवाड़ा मतलब जैसे कि जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर राजा महाराज हुआ करते थे, हैदराबाद है, यहाँ पर राजा महाराज होते थे, राजा महाराज का रूल हुआ करता था, उसको जो है प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। और नॉर्मल स्टेट, ठीक है, दैट इज प्रोविंसेस, जैसे कि यूपी, बिहार, ठीक है, ओडिशा, ये सब। तो यहाँ पर जो है प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हो रही थी, मतलब जो रजवाड़ा है प्रिंसली स्टेट है और प्रोविंसेस को ज्वाइन करने की बात हो रही थी। देन उसके बाद डायरची,
जो डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट अलाउड एट द सेंटर ओनली, तो डायरची को क्या किया गया था, सेंटर में अलाउ किया गया था, ओनली सेंटर, नॉट इन प्रोविंसेस और नॉट इन स्टेट, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद देखो इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब हर एक राज्य में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस होगा, जो रेस्पॉन्सिबल होंगे हर एक मामले में। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में। उसके बाद कुछ और चीजें देखिए यहाँ पर, प्रोविजन प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, देखो फर्स्ट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में फेडरल लिस्ट 59 थे। उसके बाद जो है प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें जो है 54 आइटम थे। उसके बाद जो है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 36 आइटम थे, ठीक है। उसके बाद देखो अगस्त ऑफर 1940 में, ठीक है, अगस्त में ये ऑफर था, इसलिए उसको अगस्त ऑफर कहा जाता है। अगस्त महीने के हिसाब से उसको अगस्त ऑफर कहा। उसका कहानी क्या है बेटा, अगस्त ऑफर क्या है कहानी उसका, 1940 की बात है। ये बात है ये बात है, देखो देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उससे एक साल पहले हुआ था 1939 में, क्लियर है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ था, 1945 में। आप लोगों को पता होगा यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिराए थे, वो है 6 अगस्त और एक है 9 अगस्त में। 6 अगस्त हिरोशिमा में, 9 अगस्त जो है नागासाकी में, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। लेकिन शुरुआत हो गया था 1939 से, ठीक है। तो जब एक शुरुआत हो गया था, उस टाइम पे जो है दो अलग अलग पार्टी हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। एक है एक्सिस पावर होते थे, ठीक है, एक है एलाइड पावर होते थे। एक है एक्सिस पावर होते थे, एक है एलाइड पावर होते थे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पावर थे। एक्सिस पावर में हुआ करते थे कौन कौन सा कंट्रीज है, एक तरफ से जर्मनी, उस जर्मनी प्लस इटली प्लस जापान हुआ करते थे। जर्मनी, इटली, जापान, हालांकि उनको सपोर्ट किए थे बुल्गारिया, सपोर्ट किए थे ऑस्ट्रिया, ये सब थे एक्सिस पावर की तरफ। और जो एलाइड पावर था, जो एलाइड पावर था जिनमें जो है यूके यानी कि ब्रिटेन, उसको सपोर्ट किया था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर सपोर्ट किया था रशिया ने भी सपोर्ट किया था रशिया, ठीक है, ये सब एक तरफ थे, ठीक है, एलाइड पावर में। तो ये लोग जो है इंडिया को भी वर के हिसाब से घोषित कर दिए थे, ठीक है। किसके खिलाफ घोषित कर दिए थे, ये लोग जो है एक्सिस पावर के खिलाफ, मतलब अपने सपोर्ट में, एलाइड पावर अपने सपोर्ट में, मतलब उस टाइम पे ब्रिटिशर जो है हमें रूल कर रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने इंडियन को पूछना जरूरी ही नहीं समझा, और वर के टाइम पे इंडिया को वर के हिसाब से घोषित कर दिया। इनफैक्ट जो है इंडिया को दे डिक्लेयर द बेलिगरेंट कंट्री। बेलिगरेंट कंट्री, बेलिगरेंट कंट्री का मतलब होता है एक कंट्री इज रेडी फॉर वार और रेडी फॉर फाइट, दैट इज नोन एज बेलिगरेंट। दे मतलब विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिशर्स डिक्लेयर इंडिया एज ए बेलिगरेंट कंट्री। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बिना पूछे ऑलरेडी भारत को अपने हिसाब से युद्ध के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए घोषित कर दिया। अगर भारत को घोषित करना था तो भारत खुद करना चाहिए था। ब्रिटिशर्स नो डाउट इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, मतलब उन्होंने अपना ही प्रॉपर्टी समझ के इंडिया को खुद से ही डिक्लेयर कर दिया अपने तरफ से वार के लिए। अरे इंडिया वार के लिए तैयार है कि नहीं पहले पूछो, उनके लीडर तैयार हैं कि नहीं पहले पूछो। अब बिना पूछे कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये चीजें वो कर दिए थे। तो ये करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी इंडियंस थे दे गेव रेजिग्नेशंस। पहले तो वो प्रेशर किए थे, पहले कंडीशन उन्होंने रखा था कि ठीक है हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग सपोर्ट करेंगे, बट वी हैव वन कंडीशन। कंडीशन क्या है, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, अभी अभी पहले, अगर वो ज्वाइन करने से पहले अगर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हो, तब जो है एक दोस्ती यारी के हिसाब से हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। If India will be given complete independence before the Second World War, or you can say before joining the India in the Second World War, then we will support Britishers. तो ये बात जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले घोषित कर देना ब्रिटिशर के लिए भी पॉसिबल नहीं था शायद, ठीक है। उनको लगा कि डिक्लेयर कर देंगे तो ये लोग शायद सपोर्ट भी ना करें, तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया।
तो जब ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, सभी मंत्रियों ने, जो कांग्रेस मिनिस्टर थे, वो दे गेव देयर रेजिग्नेशंस इन द ईयर 1939 में ही, 1939 में ही दे गेव रेजिग्नेशन, जिसको कांग्रेस मिनिस्टर रेजिग्नेशन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज कांग्रेस मिनिस्टर रेजिग्नेशन इन द 1939 में। ठीक है, ये चीजें हुआ था। उसके बाद जो है अगस्त अफर आए थे 1940 में, तो वार इन यूरोप, हिटलर अटैक द ब्रिटेन, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन विदाउट कंसल्टेशन। हाउ इट इज पॉसिबल विदाउट कंसल्टेशन? समझ रहे हो मेरी बात? स्टोरी समझ में आया? अब देखो, द ऑफर वाज सिग्निफिकेंट as this war for the first time that the Britishers acknowledged the demand for the Constitution Assembly, और एक तरफ से कंस्टिट्यूशन असेंबली का भी डिमांड किया गया, एंड फर्दर डोमिनियन स्टेटस वाज एक्सप्लिसिटली ऑफर। तो यहां पर जो है ब्रिटिशर्स क्या बोले कि हम इंडिया को कंप्लीट आजादी तो नहीं देंगे, लेकिन हम जो देंगे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? अभी सबके मन में है कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या है। देखो, एक होता है बेटा स्वराज, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। एक होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंट, ठीक है, कंप्लीट पूर्ण स्वराज, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। उसी के बीच में आता है डोमिनियन स्टेटस, मतलब स्वराज से ज्यादा और पूर्ण स्वराज से कम। बट अभी जो स्टेज में थे, इंडिया जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे। हाँ, एक टाइम था हमें स्वराज चाहिए था, एक टाइम था हमें, जैसे कि 1906 की बात करें, बाल गंगाधर तिलक जब प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे स्वराज की मांग किया गया था। एक टाइम पे हमने जो है डोमिनियन स्टेटस की भी मांग रखी थी। एक टाइम पे 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, हमने डोमिनियन स्टेटस की भी मांग रखी थी। एक वो टाइम अलग था, 1906 1923, वो बात अलग थी, वो इतिहास अलग थी, वो दिन अलग थी, वो रात अलग थी। अब वो बदलता हुआ भारत है। अब डोमिनियन स्टेटस की हम मांग ही नहीं करते। आप क्या दोगे? हम मांग ही नहीं करते, हम डिमांड ही नहीं करते। हमें चाहिए तो केवल एक चीज चाहिए, जो कि पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ना उससे 1% कम चाहिए, ना उससे ज्यादा। ज्यादा दे सके तो अच्छी बात है, बट कम तो चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें डोमिनियन, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब पुरानी बातें हैं भाई साहब। अब हमें पूर्ण आजादी दे दो। अगर नहीं देना है तो खदेड़ेंगे, अब निकालेंगे तुम लोगों को, क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। अब वो भारत नहीं रही जो सहमी हुई, आपकी जो टर्चर को सहे, बर्दाश्त करे। नहीं, ये डोमिनेंस स्टेटस अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। क्लियर है पॉइंट? लेकिन ब्रिटिश डोमिनेंस स्टेटस की मांग कर रहे थे। अब देखो एक चीज क्या है, जुलाई 1941 में द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एनलार्ज्ड टू गिव द Indian majority of 8 out of 12 for the first time, but the British remained in charge of the defense, finance and home. उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 1941 में जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको बढ़ा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको जो है एनलार्ज, मतलब बढ़ा दिए जाएंगे, और उसमें मेजोरिटी जो है इंडियन होगा, ज्यादातर इंडियंस होंगे। 8 से, मतलब 12 में से 8, 12 में से 8 जो है इंडियन मेंबर होंगे उसमें। पहली बार ऐसा हो रहा था। बट ब्रिटिश रिमेन इन चार्ज ऑफ डिफेंस, फिनांस एंड होम। बट ब्रिटिशर जो है डिफेंस के चार्ज में रहेंगे, फाइनेंस के चार्ज में रहेंगे, और होम के चार्ज में रहेंगे। अरे भाई, 12 में से 8 अगर तुम बना ही रहे हो इंडियन को, और डिफेंस है, फाइनेंस है, होम है, ये तो मेन है, ये तो मेन चार्ज है। आप मेन चार्ज फिर से रखना चाहते हो, और फिर से जो है इंडियन को अंडर ही रखना चाह रहे हो, उसका मतलब है उसको भी एक तरफ से बर्दाश्त नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद ऑल्सो नेशनल डिफेंस काउंसिल वाज सेट अप with purely advisory function। नेशनल डिफेंस काउंसिल भी एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये सब चीजें हमें चाहिए नहीं। अब चाहिए क्या? पूर्ण स्वराज चाहिए। सो लेटर कांग्रेस put forth two demands the British government in order to gain the support of India in the war effort। क्या चाहिए था? कंप्लीट इंडिपेंडेंट, मैंने बताया था, ऑफ इंडिया आफ्टर द वॉर। मतलब हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंट से हम सब पहले तो डिमांड कर रहे थे कि बिफोर वॉर चाहिए, जैसे कि जो रेजिग्नेशन की मैं बात कर रहा था, 1939 रेजिग्नेशन की बात था बिफोर। चलो अब हमने डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं, वॉर के बाद ही दे दो। उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर,
वार, भले ही वार के बाद आप हमें पूर्ण स्वराज दीजिए, लेकिन अभी जो है इंटरिम गवर्नमेंट दे दीजिए। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, बट आप नहीं रहोगे, हम लोग ही रूल करेंगे, बताओ तो माने। तो ऑन अगस्त 8 1940 द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उस टाइम पे था लॉर्ड लिंगलिथो ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अनाउंस द टर्म पुट फोर्थ बाय द टर्म to get India cooperation in war, and this came to be known as the August Affair। तो ये 8 अगस्त 1940 में हुआ था, ठीक है, इसलिए उसको जो है अगस्त अफर कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, ये जो है सबसे जिसकी वजह से हमें आजादी भी मिली थी और हमें इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पर तीन मेन चीज समझना है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। यहाँ पर तीन बड़ी बड़ी चीज क्या हुई थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंट। क्या होगा? भारत और पाकिस्तान को पूर्ण आजादी दे दिए जाएंगे, इंडिया को अलग और भारत को अलग, दो इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगा। अब बंटवारा कैसे होगा बेटा? बंटवारा कैसे होगा? जहां पर दोज एरिया डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम विल बी द व्हाट? पाकिस्तान, एंड दोज एरिया डोमिनेटेड बाय हिंदू विल बी द हिंदुस्तान। जहां पर हिंदू ज्यादा है वो क्या होगा? हिंदुस्तान हो जाएगा, और जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान हो जाएगा। थर्ड थिंग क्या है कि हिंदुस्तान जो है, हिंदू जो है ज्यादातर हैं, 80% से ज्यादा हिंदू हैं। दैट्स व्हाई इंडिया विल बी गिवन लार्जर जियोग्राफिकल एरिया देन पाकिस्तान। हिंदू संख्या में ज्यादा है, इसलिए हिंदुस्तान को ज्यादा एरिया मिलेगा पाकिस्तान के कंपैरिजन में। ये तीन चीज मेनली डिवाइड हुआ था। क्या क्या है? पहला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दो अलग अलग कंट्री के हिसाब से चूज किए जाएंगे 14 एंड 15 अगस्त में। 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त इंडिया। दूसरा क्या है कि दो एरिया जहां पर हिंदू रहते हैं वो हिंदुस्तान होगा, जहां पर मुस्लिम रहते हैं वो पाकिस्तान होगा। दो एरिया डोमिनेटेड बाय हिंदू विल बी द हिंदुस्तान एंड मुस्लिम विल बी द पाकिस्तान। थर्ड क्या है कि इंडिया विल बी गिवन लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया, भारत को ज्यादा एरिया मिलेगा पाकिस्तान से, राइट। ये तीन पॉइंट था। क्लियर है पॉइंट? तो यही बेसिक था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट का, ठीक है। सो इट डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, इंडिया पाकिस्तान दोनों को। हालांकि हमें जो है इंडिया को जो है 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान को छोटा सा कंट्रीज है उसका पहले निपटा देते हैं 14 अगस्त 1947 को। देन इट एबोलिश द पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया होगा उसका पोजीशन को हटा दिए जाएंगे। क्लियर है? इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय, ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय को भी हटा दिए जाएंगे, एंड प्रोवाइड ए गवर्नर जनरल। ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय को हटा दिए जाओगे, आपके पावर खत्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल का होगा, हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। जो डोमिनियन कैबिनेट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। क्लियर है? ब्रिटिश किंग के द्वारा, ठीक है। एंड इट एम्पायर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द टू डोमिनियन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों को मिलेगा आजादी टू फ्रेम एडॉप्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दोनों को ये भी पावर मिलेगा कि भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाए और पाकिस्तान से जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाए, अपना असेंबली, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद, संविधान खुद बनाए, ठीक है, फॉर देयर रेस्पेक्टिव नेशंस, एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट एक्ट इटसेल्फ, ठीक है। देखो यहाँ सिंपल सी बात है, ये बात हुई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क में बटा जाएगा, अलग अलग कंट्री में हो जाएंगे, और इंडिया का पूरा पावर रहेगा वो अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाए, और पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाए। जरूरत पड़े तो वो पुराने लॉ को डिलीट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, पुराने लॉ को हटा के अपने हिसाब से नया लॉ कर सकते हैं, ये अधिकार उनको दिया गया, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिश मोनार्च कुड नो लॉन्गर आस्क फॉर द बिल और वोट देम। अब ब्रिटिश मोनार्च जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, अब जो है बिल के लिए या वोट के लिए नहीं बोल सकता है। हाउएवर वाज द रिजर्व्ड फॉर द गवर्नर जनरल, हालांकि गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व था।
Governance of each dominion was to be conducted based on the provision of Government of India Act 1935. Normally 1935 मैंने बताया था आप लोगों को 1935 वाला जो एक्ट है, that was considered to be the prelude of the Indian Constitution, भारत का संविधान का रूपरेखा है, तो उसको आधार करते हुए ज्यादातर चीजें हुई थी। और गवर्नर जनरल of the dominion was made to act on the aid and advice of the council. गवर्नर जनरल जो है of the dominion were made to act the aid and advice of the council. काउंसिल को aid and advice करेंगे कौन है? गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो लॉर्ड माउंटबेटन है, जिनके टाइम पे हमें आजादी मिली थी। तो एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट ब्रिटिश रूल केम टू द एंड, ठीक है। At the stroke of the midnight, British rule came to the end in India, and Lord Mountbatten became the first Governor General of the new administration. तो Lord Mountbatten जो है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नर जनरल, और उनको भेजा ही गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। पर्पस ही ये था कि ब्रिटिशर को जल्द से मतलब इंडिया को जल्द से जल्द जो है आजाद दे दिया जाएंगे। एंड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 एंड बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडियन डोमिनियन। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया गया था 1946 में, बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। तो ये जो है धीरे धीरे काम किया। बाद में जो है हमने अलग से जो 1935 वाला एक्ट है, जब तक हमें तो आजादी मिल गया था 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, है ना। 1950 में हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन गठन हुआ। तो इसी भी हमें तो आजादी मिल गया था 47 में। हमारा संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो इसी बीच में 15 अगस्त से 26 तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, दिस वाज टेम्पररीली वर्क एज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। हमें आजादी मिल गया था 15 अगस्त 1947 में, हमारा संविधान टोटली क्रिएट हुआ 1950 में। तो उसी बीच में 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है, उसको टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से माना गया, वहां का रूल्स एंड रेगुलेशन को माना गया। और उसमें यह भी मेंशन हुआ था कि जब हमारा संविधान बन जाएगा उसको 1935 को हटा देंगे और हमारा जो नया संविधान होगा उसको हम लागू करेंगे। और हमने अपने संविधान लागू किया और यहां से बन गया बातें, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर बच्चों? समझे कि नहीं?